हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12th विषय हिंदी अनिवार्य, ये आपका जो पेपर है 3 घंटे 15 मिनट का हुआ था और 70 नंबर का कुल पेपर हुआ था। तो आज के सेशन में संपूर्ण हिंदी का पेपर हल करने वाला हूँ और आपको ये भी बताना है कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। साथियों, मैं 28 प्रश्नों तक का उत्तर है वो मैं यहाँ इस सेशन के अंदर देने वाला हूँ। इसके अलावा जो प्रश्न बचेंगे उनकी मैंने लिख करके एक पीडीएफ बनाई है। वह पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आरबीएससी क्लास 6 से लेकर के 12th में मिलेगी। उसको अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से उसको ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ प्राप्त करके संपूर्ण पेपर सॉल्यूशन कर लीजिए। और जिनके परीक्षा नहीं हुए उनके भी परीक्षाओं के अंदर ये सवाल आ सकते हैं, तो ये आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप सभी से ये निवेदन रहेगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है साथियों, इसके अलावा संजीव डेस्क वर्क के सभी मॉडल पेपर है हिंदी अनिवार्य के, इतिहास के, पॉलिटिकल साइंस के, भूगोल के मैंने हल करवाए हैं और करवा रहा हूँ। तो वह अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप ज़रूर देखिएगा। तो साथियों शुरू करते हैं। पहला आपका आया था ये गद्यांश आया था और इस गद्यांश के अंदर पहला सवाल था कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ए साहित्य। दूसरा है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम क्या होता है, तो साहित्य होता है। तीसरा सवाल है यदि कोई भाषा निज का साहित्य नहीं रखती है तो वह किससे समान कदापि आदरणीय नहीं हो सकती है, तो इसका सही आंसर होगा भिखारिन। ठीक है। नेक्स्ट है कि साहित्य की तुलना किससे की गई है, तो आईने से की गई है। ठीक है। अब दूसरा जो आपका गद्यांश है उसकी हम बात करते हैं। इसका पहला सवाल है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो ये जीवनी है। क्या है? जीवनी है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पथिक से अभिप्राय क्या होता है, तो राहगीर होता है। थकी सोई कौन है, थकी सोई कौन है, तो इसका सही आंसर होगा मौन कथा। नेक्स्ट है कंथा का अर्थ क्या होता है, तो साथियों कंथा का अर्थ होता है गुदड़ी और ये गुदड़ी किसका प्रतीक होता है साथियों, निर्धनता गरीबी का प्रतीक होता है। नवा सवाल है औरों की सुनकर कौन मौन नहीं रह सकता, औरों की सुनकर कौन मौन नहीं रह सकता, तो कवि है औरों की सुनकर मौन नहीं रह सकता है। नेक्स्ट सवाल संख्या 10 है हमारा, भाषा के रूप होते हैं, तो भाषा के कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लिखित ध्वनि संकेतों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं साथियों, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। आगे 12वां सवाल है रमेश शेर है, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है, तो रमेश शेर है तो ये कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी, लक्षणा शब्द शक्ति है इसके अंदर। ठीक है। 13वां सवाल है साथियों मुख्यार्थ लोक प्रचलित अर्थ या वाच्यार्थ का बोध कराने वाली जो शब्द शक्ति होती है उसे कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। क्या कहते हैं, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है अपना 14वां सवाल है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। इसके अलावा सवाल संख्या 15 है पानी गए ने उभरे मोती मानस चून उक्त वाक्य में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है इसके अंदर, सलेस अलंकार है। कौन सा अलंकार है, सलेस अलंकार है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट हमारा सवाल संख्या 16 है कि जहाँ पर विरोध ने होने पर भी विरोध का आभास होता है, तो कौन सा हो गया, विरोधाभास हो गया। कौन सा हो गया, विरोधाभास, ये इसका सही आंसर है। ठीक है। तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो साथियों तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो व्याकरण के यहाँ पर है आपके 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। आगे शाब्दिक जो आपको अर्थ बताना है, तो करिकुलर का अर्थ होता है साथियों परिपत्र। क्या होता है, परिपत्र। ठीक है ना। क्या अर्थ होता है, परिपत्र। और जो डेपुटेशन होता है इसका अर्थ होता है आपके, इसका डेपुटेशन का अर्थ होता है नियुक्ति। क्या होता है, नियुक्ति इसका अर्थ होता है।
किसका? डेपुटेशन का। ठीक है, अब आगे आया सवाल व्याकरण की परिभाषा दीजिए। तो व्याकरण की परिभाषा है साथियों कि भाषा संबंधी नियमों को अथवा भाषा को शुद्ध रूप से लिखना ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। सवाल संख्या 20 है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? तो साथियों भक्तिन का वास्तविक नाम है लक्ष्मी। क्या है? लक्ष्मी। क्या नाम है? लक्ष्मी भक्तिन का वास्तविक नाम था। आगे सवाल संख्या 21 है कि कवि आलोक धानवा की किन्हीं दो रचना को लिखिए। तो पहली रचना है साथियों आपके कि बूनों की बेटियां। ठीक है, और दूसरी रचना है भागी हुई बेटियां। ठीक है, आगे सवाल संख्या 22 है लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब और कहाँ होता है? तो साथियों इसका जो लेखक फणीश्वर नाथ का जन्म होता है वो 4/3/1921 के अंदर होता है। कहाँ होता है? 1921 के अंदर होता कहाँ है? बिहार के अंदर होता है। कहाँ होता है? बिहार के अंदर इनका जन्म होता है। ठीक है, यानी 4 मार्च 1921 को होता है। फीचर से क्या आशय है? तो साथियों जो फीचर होता है इसका मतलब होता है किसी रोचक घटना को रोमांचक और आकर्षक प्रस्तुत करना ही फीचर कहलाता है। जूझ कहानी का क्या आशय है? तो साथियों जूझ कहानी में जो कहानी का नायक है वो हमेशा संघर्ष करता है। छोटा मेरा खेत में खेत से कवि का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा कागज। क्या हो गया? पन्ना या कागज। ठीक है, पन्ना या कागज। चांद का टुकड़ा किसे कहा गया है? तो चांद का टुकड़ा है वो छोटे बच्चे को कहा गया। किसे कहा गया है? छोटे बच्चे को कहा गया है। किसे? छोटे बच्चे को है वो चांद का टुकड़ा कहा गया है। आगे सवाल संख्या आया है अपना 27वां रुबैया क्या है? तो उर्दू में 4 पंक्तियों में जो लिखी गई कविता होती है उसे क्या कहते हैं? रुबैया कहते हैं। बादल राग कविता के कवि कौन है? वो है साथियों सूर्यकांत निराला। लिख सकता हूँ मैं क्या? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये सवाल थे, इसके सभी के सभी राइट आंसर मैंने बता दिए थे। ठीक है साथियों, ये चैप्टर तो आपका हिंदी अनिवार्य का अर्धवार्षिक परीक्षा का ये ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, और इसी के साथ जो बड़े प्रश्न है वो भी आप देख लीजिए, उसकी मैं पीडीएफ फिर प्रश्नों की पीडीएफ है वो भी बता देता हूँ। आगे सवाल आया उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं? और इस शैली के अंतर्गत समाचारों को कितने भागों में बांटा गया है? दूसरा सवाल है संपादकीय लेखन क्या है? समझाइए। ठीक है, तीसरा है फीचर की परिभाषा देते हुए समाचार तथा फीचर में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा है अभिधा एवं लक्ष्मण जो लक्षणा शब्दशक्ति में अंतर बताते हुए एक वाक्य उदाहरण के रूप में लिखिए। पांचवा है शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? आत्म परिचय कविता के आधार पर बताइए। छठा है भक्तिन के आने से महादेवी के जीवन में क्या परिवर्तन हुए? सातवां है गांव में महामारी फैलने पर अपने बेटे के देहांत के बावजूद जो लुटन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? इसी के साथ आगे सवाल संख्या 8 है आपके जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्य उदय हो रहा है। इस उषा कविता के प्रस्तुत पंक्ति में जादू टूटता है का क्या आशय स्पष्ट कीजिए। 9वां है यशोधरा बाबू ऑफिस से घर देर से क्यों पहुंचते थे? 10वां है एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है? जूझ कहानी के आधार पर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और इसी के साथ आपका सेकंड के अंदर निबंध आता है और पहला निबंध है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण। इसी के साथ जो आपके स्वच्छ भारत अभियान पर्यावरण संरक्षण, और यहाँ पर एक पत्र लिखना है स्वयं को शासन सचिव शिक्षा विभाग निखिल सैनी मानते हुए आपके राज्य के समस्त संस्था प्रधान को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए। ठीक है, और इसी के अपने विद्यालय के लिए खेल कूद सामग्री करने हेतु एक निविदा है वो तैयार कीजिए। आगे आए थे आपके गोस्वामी तुलसीदास और जैनेन्द्र कुमार का व्यक्तित्व एवं कृतित्व परिचय दीजिए। ठीक है, आगे सवाल पूछा था निम्नलिखित गद्यांश पद्यांश का सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ठीक है ना, ये इसकी सह प्रसंग व्याख्या है। जीर्ण बहु है शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, हे जीवन के परावार। इसकी आपको क्या करना है? व्याख्या करना है। फिर ये आपको दिया था एक और दिया 5वां सवाल है बादल राग कविता के प्रतिपाद्य और उद्देश्य का प्रकाश डालिए। शीर्षक स्वीकार है तो
कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। सिल्वर वेल्डिंग जो वर्तमान युग में बदलते जीवन मूल्यों की कहानी है, 100 उदाहरण समझाइए। इसी के साथ आपका लास्टवा सवाल है कि जोज कहानी के आधार पर लेखक में कविता के प्रति रुचि जगाने और कविता करना सिखाने के में उसके अध्यापक के योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो ये था साथियों पूरा हिंदी का पेपर। अब मैं बता देता हूँ आपके इसके आंसर की PDF, ठीक है, वह भी आपको इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ। तो ये साथियों पूरे आंसर लिखे गए हैं। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम के अंदर डाल दूंगा, तो यहाँ से आपको है वो सारे के सारे उत्तर है वो मिल जाएंगे। आप इनको आसानी से देख लीजिए। क्रमबद्ध तरीके से पूरा पेपर है हल किया गया है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने हल करवा दिया गया है, लेकिन आपको एक बार PDF भी और बता देता हूँ ताकि आपको भरोसा हो जाए। तो पूरा का पूरा हमारा जो पेपर है वो हल करके मैंने डाल दिया है, एक भी प्रश्न है वो पीछे नहीं है, ठीक है साथियों। तो ये पूरी की पूरी है वो बनी हुई है PDF, आप देख सकते हो आपके सामने है। तो इस PDF को मैं हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हर एक प्रश्न आसानी से मिल जाए, ठीक है। ये सारे प्रश्न किए हुए हैं, ठीक है ना साथियों, बड़े प्रश्न। और इसी के साथ दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा है तो तैयारी भी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। और जितने भी पुराने प्रश्न हो गए, इम्पोर्टेंट प्रश्न हो गए, सब कुछ इस चैनल के माध्यम से है वो हल करवाया जाएगा। तो अभी से ज्वाइन कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ है इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। तो ये साथियों आपका अंतिम प्रश्न था, बादल राग कविता के प्रतिपाद्य उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो ये पूरी PDF है हमारे टेलीग्राम के अंदर डाल दी जाएगी। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।